माँ देखो, दूर वाला समुद्र रोशन हो रहा है। एक छोटी लड़की ने अपनी माँ से कहा, जो मोबाइल फोन में व्यस्त थी। बेटा, कैसी बेकार की बातें कर रही हो? अभी तो गहरी रात है। समुद्र कैसे? मोबाइल में लगी माँ ने जैसे ही सिर उठाया, दूर का नजारा देखकर वह सन्न रह गई। माँ, बेटी ने फिर पुकारा। बेटी की आवाज से होश में आई माँ ने तुरंत सोशल ऐप खोला, मोबाइल से सामने का दृश्य रिकॉर्ड किया और दोस्तों को भेजना शुरू कर दिया। उधर देखो, समुद्र चमक क्यों रहा है? कहीं कोई स्ट्रेंज एनिमल तो नहीं आ गया? नहीं, अगर कोई स्ट्रेंज एनिमल हमला करता तो अलार्म बज जाता। बीच पर मस्ती कर रहे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट्स ने भी दूर समुद्र की इस असामान्यता को नोटिस कर लिया। पानी में तैर रहे टूरिस्ट्स सुरक्षा के लिए सब किनारे की ओर लौट आए। दूर, हल्की सुनहरी रोशनी से चमकते समुद्री क्षेत्र में जो ये पूरी तरह निश्चिंत होकर सामने के भव्य दृश्य को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने लिन फे से कहा, लिन फे, तुम्हारे द्वारा कंडेंस किया गया साइकिक लाइट ग्रुप वाकई बहुत पावरफुल है। इसने इतने सारे ग्लोइंग मरीन फिश को खींच लिया। ये बात कुछ अजीब थी। हालात वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लिन फे ने पहले सोचा था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, अगर मैं पूरी ताकत से साइकिक लाइट ग्रुप कंडेंस करूं, तब शायद ऐसा असर हो सकता है। लेकिन मेरे 1 मीटर डायमीटर वाले साइकिक लाइट ग्रुप से ऐसा होना इम्पॉसिबल है। जरूर कोई और फैक्टर काम कर रहा है। जोयू ने हल्का सा ओ कहा। वह अनगिनत चमकती समुद्री मछलियों को चारों ओर तैर तैरते देख रही थी और लिनफे से पूछा, क्या यह डेंजरस है? डेंजर? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं यहां हूं, कोई खतरा नहीं हो सकता। लिनफे ने आत्मविश्वास से कहा। जोयो ने सिर हिलाया और चुपचाप पानी के नीचे तैरती मछलियों को देखने लगी। समय के साथ साथ मछलियों का झुंड बढ़ता गया और कई मैरीन फिश जोयो और लिनफे के चारों ओर घूमने लगी। लिनफे, अब मुझे लग रहा है काफी हो गया है। साइकिक लाइट ग्रुप बुझा दो। जोयो ने बढ़ते झुंड को देखकर थोड़ी चिंता से कहा। ठीक है। लिनफे ने स्पिरिचुअल एनर्जी का आउटपुट रोक दिया और कंडेंस किया हुआ साइकिक लाइट ग्रुप तुरंत गायब हो गया। हैरानी की बात यह थी कि उसके गायब होते ही भी चमकती मछलियां न तो बिखरी, न ही उनकी रोशनी बुझी। ये क्या कर रही हैं? जोयो ने लिनफे से पूछा। मुझे भी नहीं पता। देखते हैं आगे क्या होता है। कहीं हम कोई ट्रबल तो क्रिएट नहीं कर रहे? पानी के नीचे घने झुंड को देखकर जोये थोड़ी नर्वस हो गई और अनजाने में दोनों हाथों से लिनफे की बांह पकड़ ली। हालांकि दोनों का शरीर समुद्री पानी में भीगा हुआ था, फिर भी लिनफे को सब कुछ साफ महसूस हो रहा था। उसने असहज होकर बांह हिलाने की कोशिश की, मगर जोये उसकी बात समझ नहीं पाई। लिनफे ने मन ही मन हार्ट क्लियरिंग मंत्र का जाप किया, अपने मन को स्थिर किया और जोये को ढाढ़स बंधाया। फिक्र मत करो, ये बस कुछ मरीन फिश है। कुछ भी हुआ मैं संभाल लूंगा। वाह, वाह, वाह! दूर समुद्र में अचानक शोर मच गया। बड़े बड़े समुद्री जीवों का एक विशाल झुंड तेजी से लिनफे और जोयुए की ओर तैरता चला रहा था। ट्रांसलेटेड टंगस्टन। ट्रांसलेटेड टंगस्टन। परिचित सी आवाजें खुले समुद्र में गूंज उठी। लिनफे, ये डॉल्फिन्स हैं। लिनफे ने हूं कहा और हैरानी से बोला, ये यहां क्यों आ गए? और क्या करने आए होंगे? मछलियां पकड़ने और खाने ही तो आए हैं। जोयू ने दूर उछलते डॉल्फिन्स को देखते हुए कहा। कुछ ही देर में दूर का पानी उछलता कूदता और पास आता चला गया। वहम, धम! डॉल्फिन्स लगातार पानी से बाहर छलांग लगा रहे थे और चमकती मछलियां तेजी से बीच की ओर भागने लगीं। लिन फेई ने ध्यान से देखा। उसने पाया कि डॉल्फिन्स की संख्या चौंकाने वाली थी। नजर से देखने पर 1,000 से भी ज्यादा। इतने विशाल डॉल्फिन परिवार में सदस्यों का आकार 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे सभी काले रंग के थे और बेहद चमकदार दिखते थे। सिर्फ उनका पेट सिल्वर ग्रे रंग का था। उनकी पूंछ पंखे जैसी थी, जो ऊपर नीचे हिलती थी। शरीर के नीचे तैरने के लिए 2 फिन्स थे। मुंह आगे की ओर निकला हुआ और नुकीला था। चेहरे पर बड़ी बड़ी काली और नम आंखें जड़ी थीं, जो चमक रही थीं। काफी प्यारी लग रही थी। मगर लिनफे ने नोटिस किया कि उनकी आंखों में कभी कभी अजीब सी चमक आ जाती थी। साफ था कि ये डॉल्फिन साधारण नहीं थे। वाह, धम! एक एक करके डॉल्फिन्स पानी से बाहर कूदते रहे। चारों ओर पानी उछल पड़ा। कुछ इधर उधर फैल गए, फिर दोबारा इकट्ठा होने लगे। उनकी छलांगें और तेज होती गई, मानो हेड काउंट लिया जा रहा हो कि सब मौजूद है या नहीं। ट्रांसलेटेड टंगस्टन। हेड काउंट पूरा हुआ।
पूरा डॉल्फिन समूह तेजी से आगे पीछे तैरने लगा, अपनी फॉर्मेशन ठीक करता हुआ। जैसे ही कोई सिग्नल मिला, उन्होंने बीच की ओर बढ़ती मछलियों पर हमला शुरू कर दिया। हजारों डॉल्फिन्स अलग अलग दिशाओं में फैल गए और टीमों में बांट गए। उनका कोऑर्डिनेशन बेहद साफ था और हर टीम का एक कमांडर जैसा कोई था। डॉल्फिन्स की इस घेराबंदी और सेगमेंटेशन के सामने चमकती मछलियां एक दूसरे से सट गई, बाहर निकलने की कोशिश में। सोच अच्छी थी, मगर इतने इंटेलिजेंट टॉप हंटर्स के सामने उनकी चाल कुछ ज्यादा ही भोली साबित हुई। ट्रांसलेटेड टंगस्टन। किनारे खड़े तमाशा देख रहे लिनफे और जोयू ने देखा कि लगभग 2 मीटर लंबा एक डॉल्फिन तेजी से उनकी ओर तैर रहा है। उस डॉल्फिन को अपनी ओर आते देखना ऐसा था जैसे पानी की सतह पर कोई जेट स्की पूरी रफ्तार से दौड़ रही हो। हालांकि जोयू को ये सी एल्व्स बहुत पसंद थे, फिर भी इस पल वह डर गई और अनजाने में लिनफे की बांह और कसकर पकड़ ली। सामने आते डॉल्फिन को देखकर भी लिनफे शांत था, क्योंकि उसे उसमें किसी तरह की अटैक इंटेंट महसूस नहीं हो रही थी। वाह! लिनफे और जोयो से 1 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर वह डॉल्फिन अचानक पानी से बाहर उछला, हवा में पलटा, एक सुंदर आर्क बनाते हुए दोनों के सिर के ऊपर से निकल गया और धम की आवाज के साथ उनके पीछे पानी में जा गिरा। पानी के छींटे उड़े और समुद्र का पानी और जोयो के चेहरों पर आ पड़ा। ट्रांसलेटेड टंगस्टन। जो डॉल्फिन उन्हें हर्डल की तरह इस्तेमाल करके कूदा था, वह तुरंत नहीं गया। उसने पलटकर लिनफे और जोयो की ओर कई बार आवाज निकाली, मानो अपनी शान दिखा रहा हो। यह हद से ज्यादा हो रहा था। लिनफे अब और सहन नहीं कर पाया। उसने हाथ उठाया, उंगली झटकी और नाखून जितना छोटा एक आइस क्रिस्टल शूं की आवाज के साथ उस परेशान करने वाले डॉल्फिन के सिर पर जा लगा। ट्रांसलेटेड टंगस्टन। ट्रांसलेटेड टंगस्टन। सबक सीख चुके डॉल्फिन ने समझ लिया कि सामने वाला आसान नहीं है। उसने समझदारी से पलटी मारी और तुरंत भाग गया। तुम उससे कंपटीशन क्यों कर रहे हो? जो यूए ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने लिनफे को डॉल्फिन के साथ शरारत करते देखा। उसे थोड़ा पहले खा लेने दो, ताकि बाद में ट्रबल न करे, लिनफे बोला। ये छोटे लोग सच में मछलियां पकड़कर खाने आए हैं। जोयो ने दूर डॉल्फिन्स को मछलियों का पीछा करते देख मुस्कुराते हुए कहा। अभी की सिचुएशन में तो ये सच में मछलियों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेंज भी है। इतनी बड़ी संख्या में डॉल्फिन्स याचिंग के आसपास पिछले कई दशकों में नहीं दिखे। अब अचानक यहां आना, क्या इसके पीछे कोई और रीजन है? लिनफे ने मन ही मन सोचा। इतनी विशाल डॉल्फिन टोली का तट के पास आना सामान्य समय में भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स का ध्यान खींच लेता, और इस समय तो और भी ज्यादा, क्योंकि इस समूह की ज्यादातर डॉल्फिन्स अवेकन हो चुकी थी और एलियन एनिमल्स बन चुकी थी। हालांकि अधिकतर डॉल्फिन्स फर्स्ट स्टेज के अर्ली फेज में थी और सबसे शक्तिशाली भी सेकंड स्टेज के अर्ली फेज तक ही थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसे इग्नोर करना मुश्किल था। जैसा कि लिन फे ने अनुमान लगाया था, डॉल्फिन्स के मछलियां पकड़ना शुरू करने के लगभग 6-7 मिनट बाद दूर से कई हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए आ गए। भारी इंजन की आवाज दूर से ही सुनाई दे रही थी। समुद्र में मछलियां पकड़ रही डॉल्फिन्स ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही, जैसे कोई अनदेखा सिग्नल मिला हो, बिना किसी हिचक के अपनी दिशा मोड़ ली और खुले समुद्र की ओर बढ़ गई। लगता है ये डॉल्फिन ग्रुप भी जानता है कि हेलीकॉप्टर का मतलब ब्लू स्टार के फूड चेन के टॉप हंटर का आना है। सेफ्टी के लिए तुरंत पीछे हट जाना। ये सच में काफी क्लेवर क्रीचर्स हैं, लिनफे ने दूर जाती डॉल्फिन्स को देखते हुए सोचा। डॉल्फिन्स के जाने के साथ ही ये विशाल फीस्ट समाप्त हो गया। जिन मछलियों पर अब कोई खतरा नहीं रहा, उन्होंने अपनी ओरा बुझा दी और फिर बिखरकर समुद्र की गहराइयों की ओर तैर गई, अपनी कठिन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। लिन फेई ने ऊपर मंडरा रहे हेलीकॉप्टर्स की ओर देखा और मन में अनुमान लगाया कि उनमें एबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के कई इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद होंगे। हेलीकॉप्टर के भीतर मौजूद इन्वेस्टिगेटर्स अपने हाथों में मौजूद स्पेशल मैजिक टूल्स से नीचे के समुद्री क्षेत्र को स्कैन कर रहे थे। कोई एबनॉर्मैलिटी न मिलने पर वे आगे की ओर उड़ते चले गए। इस समुद्री क्षेत्र की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स को बड़े इलाके में लगातार स्कैनिंग करनी थी। हेलीकॉप्टर के दूर जाने के बाद लिनफे को लगा कि अब यहां रुकने की कोई वजह नहीं है। वह जोयो को लेकर तट की ओर तैरने ही वाला था कि अचानक जोयो ने दूर की ओर इशारा किया और बोली, लिनफे, उधर देखो। लगता है कोई डॉल्फिन किसी चीज में फंस गया है। लिनफे ने उस दिशा में देखा।
वाकई थोड़ी दूरी पर एक डॉल्फिन पानी की सतह पर संघर्ष कर रहा था। उसने जोयो का हाथ पकड़ा और तेजी से उस ओर तैर पड़ा। वाओ! वाओ! एक लगभग 1 मीटर लंबा छोटा डॉल्फिन एक फिशिंग नेट में बुरी तरह उलझा हुआ था। वह जितना भी संघर्ष करता, उतना ही जाल उसे कसकर जकड़ लेता। लिनफे और जोयो को पास आते देख उस छोटे डॉल्फिन की आंखों में जैसे उम्मीद जाग गई। उसने दया भरी डॉल्फिन कॉल निकाली। जोयू ये देखकर तुरंत लिनफे का हाथ छोड़कर आगे बढ़ी, डॉल्फिन के पास पहुंची और फिशिंग नेट खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन ये जाल बहुत कसकर लिपटा हुआ था और मटेरियल भी बेहद मजबूत था। जोयो की ताकत से उसे तोड़ पाना संभव नहीं था। लिनफे, आओ मेरी हेल्प करो। बेबस होकर ने पीछे मुड़कर पुकारा। आ रहा हूं। उसने दाएं हाथ को पलटा और डायमेंशनल स्पेस से एक छोटा तेज डैगर निकाला। कुछ ही वार में उसने डॉल्फिन के चारों ओर लिपटे पुराने फिशिंग नेट को काट डाला। आजाद होते ही छोटा डॉल्फिन उत्साह से डॉल्फिन कॉल निकालने लगा, जैसे लिन फे और जोयुवे का धन्यवाद कर रहा हो। फिर उसने अफेक्शन से अपना सिर जोयू की ओर रगड़ा। आगे से सावधान रहना, पुराने फिशिंग नेट्स में मत फंसना। जल्दी जाओ, वरना बाकी साथियों से पीछे रह जाओगे। जोयुए ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। छोटा डॉल्फिन मानो उसकी बात समझ गया हो। उसने आंखें झपकाईं, एक डॉल्फिन कॉल निकाली और फिर मुड़कर उसी दिशा में तैर गया जिधर बाकी डॉल्फिन्स पहले जा चुकी थी। सच में पता नहीं कौन इतना इररिस्पॉन्सिबल है जो पुराने फिशिंग नेट्स सीधे समुद्र में फेंक देता है। थोड़ा सा और देर होती तो ये छोटा डॉल्फिन मर भी सकता था। जोयू ने लिनफे के हाथ में पकड़े जाल को देखते हुए कहा। लिनफे ने फिशिंग नेट और डैगर को वापस डायमेंशनल स्पेस में रखा और बोला, पहले ये चीजें बहुत फेंकी जाती थी, इसलिए समुद्र में इनकी संख्या काफी थी। अब नियम सख्त है और आगे चलकर ये और कम होती जाएंगी। इस बात को छोड़ो, हम समुद्र में काफी देर रह चुके हैं। अब शोर पर लौट चलें? हाँ, जोयू ने सिर हिलाया। लिनफे ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे पानी से बाहर उछल गया। हवा में पहुंचते ही उसने पैरों के नीचे साइकिक बैरियर बना दी और दोनों सीधे बीच की ओर उड़ चले। शाम के 9:12 जो चांद कुछ देर पहले तक काले बादलों में छुपा था, अब साफ दिखाई दे रहा था। समुद्र तट की एम्बैंकमेंट पर कपड़े बदल चुके लिनफे और जोयू बैठे थे। दोनों सड़क किनारे की दुकान से लिया कोकोनट जूस पीते हुए दूर चांदनी में नहाए समुद्र को देख रहे थे। हल्की समुद्री हवा उनके अभी अभी धोए गए गीले बालों को धीरे धीरे हिला रही थी। बीच पर अब पहले से कम पर्यटक थे। थोड़ी देर पहले समुद्र में जो असामान्य घटनाएं हुई थी, वे लगभग शांत हो चुकी थीं। लोग अपने अपने काम में लगे थे। बस कभी कभी कोई उन अजीब नजारों की बात छेड़ देता जो उसने पहले देखे थे। स्विमिंग के बाद कूल शावर, फिर सी ब्रीज, ऊपर से कोकोनट जूस, वाकई बहुत कंफर्टेबल है। जोयो ने मुस्कुराते हुए लिनफे की ओर देखा। हाँ, रात में याचेंग रोंगचेंग से कहीं ज्यादा कूल लगता है। लिनफे ने सहमति में सिर हिलाया। परसों तुम्हारा बर्थडे है, कुछ स्पेशल खाने का मन है? उस दिन शाओरू और मैं तुम्हारे लिए कुक करेंगे। जोयो ने अचानक पूछा। तुम भी कुक करोगी? लिनफे ने आंखें मिचकाकर मजाकिया मुस्कान दी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? शाओरू की कुकिंग तो ठीक है, तुम रहने ही दो। लिनफे ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं मास्टर शेफ नहीं हूं, लेकिन ठीक ठाक तो बना लेती हूं। कम से कम बहुत बुरा नहीं होगा। जोयो ने असंतोष के साथ कहा। हाँ हाँ, ठीक ठाक। सब्जी फ्राई करना, पोरेज बनाना, ऐसे आसान डिशेस में तो तुम ठीक कर ही लेती हो। बस कॉम्प्लिकेटेड डिशेस तुम्हारे बस की नहीं। लिनफे हंसते हुए बोला। मुझे कम मत आंको। अभी कोई ऐसा डिश बताओ जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता हो। तुम्हारे बर्थडे पर वही बनाकर दिखाऊंगी। मैं भी खराब नहीं हूं, ये तुम्हें पता चल जाएगा। जोयो ने बेहद सीरियस होकर कहा। रहने दो, खुद को इतना एम्बैरस मत करो। लिनफे ने उसे बेस्वाद खाना खाने से बचाने के लिए समझाया। बताओ। जोयू ने हार मानने से इनकार कर दिया। लिनफे ने जोयू का गंभीर चेहरा देखा और समझ गया कि जब तक वह कोई डिश नहीं बताएगा, वह यहीं नहीं रुकेगी। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अभी क्रेफिश का सीजन है, मुझे स्पाइसी क्रेफिश खानी है। जोयू ने जैसे ही डिश का नाम सुना, उसके चेहरे की सीरियसनेस वहीं जम गई। उसने पलकें झपकाई और बुदबुदाई। क्रेफिश को हैंडल करना कितना ट्रबलसम होता है। जोयो की हालत देखकर लिनफे भी समझ नहीं पाया कि क्या कहे। ए एक्सप्रेशन से मुझे मत देखो। डिश बताने के लिए तुमने ही जिद की थी।
लिनफे ने सिर घुमाकर दूर समुद्र की ओर देखते हुए कहा। डिश बताने को कहा था, कोई टाइम सेविंग डिश नहीं बता सकते थे? क्रेफिश क्लीन करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें मेरी क्या गलती? डिफिकल्ट डिश बनाने की चैलेंज तुमने ही ली थी। लिनफे ने मासूमियत से कहा। स्पाइसी क्रेफिश डिफिकल्ट नहीं है, बस टाइम लगता है। मेरे हिसाब से डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग अलग नहीं होते, बोला। ये देखकर कि लिनफे डिश बदलने वाला नहीं है, जोयो ने हल्की सी हूं की आवाज निकाली और कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुम वेट करना, मैं ये डिश बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, मैं जेन्युइनली वेट करूंगा। जोयो की सीरियसनेस देखकर लिनफे ने भी गंभीर स्वर में जवाब दिया। दोनों एम्बैंकमेंट पर थोड़ी देर और बैठे बातें करते रहे। जब उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है, तो वे हवा से भरे बीच को छोड़कर रोंगचेंग लौट आए, जहां उमस थी और बारिश होने सी फीलिंग आ रही थी। रात के 9:35, शिंगन गार्डन कम्युनिटी बिल्डिंग 3 रूम 601। क्लिक की आवाज के साथ सफेद ड्रेस पहने वांगशाओरू ने, जो अभी अभी काम से लौटी थी, दरवाजा खोला। हॉलवे में जूते बदलने के बाद वह लिविंग रूम में गई। लाइट बंद देख उसने उसे ऑन किया और फिर जोयो के बेडरूम की ओर चली गई। जोय के बेडरूम का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था, इसलिए वांगशाओरू ने सीधे पुश कर दिया। क्या? दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही जोयो घबरा गई और रिफ्लेक्स में जल्दी से अपनी छाती ढक ली। जब उसने देखा कि अंदर आने वाली वांग शाओरू है, तो राहत की सांस ली। ओह, शाओरू, तुम हो? डर ही गई थी। शाओयो, तुम क्या कर रही हो? वांग शाओरू ने पूछा, जोयो को केवल अंडरवेयर में देखकर। काम से समय सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में शॉपिंग कर ली। नया अंडरवेयर लिया है, ट्राई करके देख रही हूं अच्छा लग रहा है या नहीं। जो मुस्कुराई। ओह, तो तुम कंटिन्यू करो। मैं अपने रूम से कपड़े लेकर शावर लेने जा रही हूं। वांग शाओरू ने सिर हिलाया और बाहर जाने लगी। तभी जोयू ने उसे रोक लिया। शाओरू, फ्रिज में कुछ सी फूड रखा है, रेस्टोरेंट से पैक करवाया था। अगर भूख लगे तो गर्म करके सपर कर लेना। पैक्ड सी फूड? तुम अकेले सी फूड खाने गई थी? अकेले कैसे जाती? मैं लिनफे के साथ डिनर पर गई थी। रेस्टोरेंट ने क्वांटिटी बहुत ज्यादा दे दी, हम दोनों खत्म नहीं कर पाए। जोयो ने समझाया। लिनफे के साथ, और उसने मुझे बताया भी नहीं। वांग शाओरू की आंखों में हल्की सी चमक आई और उसके दिल में एक वियर्ड फीलिंग उभरी। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और बाहर निकल गई। बैंग! बेडरूम का दरवाजा बंद हो गया। जोयो ने अपनी छाती ढकने वाला हाथ नीचे कर लिया। हालांकि रोकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन घबराहट में इंसान ऐसे एक्शंस अपने आप कर लेता है। अब ब्लैक वाला ट्राई करती हूं। जोयो फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखते हुए बुदबुदाई। स्पिरिट वर्ल्ड, जायंट रॉक सिटी। नाश्ते के कुछ ही समय बाद गर्मी इतनी बढ़ गई कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। अचानक उत्तर पश्चिम दिशा से घने बादलों का एक विशाल समूह उठने लगा। कुछ ही देर में मोटे काले बादलों ने सूरज की रोशनी ढक ली। तेज हवा पेड़ों की शाखाओं को बेरहमी से झकझोरने लगी और आसमान धूसर हो गया। बारिश आने वाली है, सब लोग जल्दी घर जाओ और कपड़े समेट लो। सड़कों पर खुले में स्टॉल लगाने वाले छोटे व्यापारी जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगे। जो लोग घर के पास थे वे सीधे लौट गए, और जो दूर थे वे हवा बारिश से बचने की जगह ढूंढने लगे। वाओ! बारिश शुरू हो गई, गरजती हुई बिजली के साथ। बारिश तेज होती चली गई। बाहर के पेड़ और घर तक साफ दिखना मुश्किल हो गया। अचानक आसमान में एक तेज बिजली कौंधी। धरती तक कांप उठी। इस आंधी तूफान के बीच विल्डरनेस में अचानक एक सफेद रोशनी चमकी। ऐसा टेरेबल वेदर! लिनफे प्रकट हुआ और तुरंत अपने चारों ओर साइकिक बैरियर फैला ली, बारिश को रोकने के लिए। हु हु हवा बेहद वायलेंट थी। अगर ऐसी हवा ब्लू स्टार पर होती, तो कम से कम टाइफून के लोएस्ट लेवल के बराबर होती। ऐसे तूफान में विल्डरनेस में फंसे किसी नॉर्मल इंसान के लिए सबसे सही तरीका होता जल्दी से कोई केव ढूंढना। फॉरेस्ट में छिपने की तो बात ही मत करो। रंबल! एक और जबरदस्त थंडर गिरी। सिल्वर व्हाइट बिजली सीधे पास के एक ऊंचे पेड़ पर गिरी। आग की लपटें उठी, लेकिन तेज बारिश ने कुछ ही सेकंड्स में उन्हें बुझा दिया। ऐसी बिजली जो सीधे पेड़ चीर दे, ऐसे फॉरेस्ट में कौन छिपेगा? साइकिक बैरियर के भीतर खड़े लिनफे ने उस जले पेड़ को देखते हुए मन ही मन सोचा। स्पिरिट वर्ल्ड की बारिश सच में इनसेन थी। वह यहां कई बार आ चुका था और हर बार बारिश का वर्स्ट वर्जन, टाइफून लेवल स्टॉर्म, लगातार थंडर लाइटनिंग ही देखने को मिलता था।
स्पिरिट वर्ल्ड में रहने वाले क्रीचर्स की जिंदगी वाकई आसान नहीं है, लिनफे ने भावुक होकर कहा। उसने मरी जमीन से सीधा उड़ान भरी, जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर उड़ते हुए, और दूर बारिश की कर्टन में ढकी जायंट रॉक सिटी की ओर तेजी से बढ़ गया। जायंट रॉक सिटी, इनर सिटी, सिटी लॉर्ड्स मैंशन। रिसेप्शन हॉल में सिटी लॉर्ड जैनफेंग, जिनके शरीर से टॉक्सिन्स काफी हद तक हट चुके थे और स्पिरिट भी काफी रिकवर हो चुकी थी, अपने 2 भाइयों और बेटे के साथ थोड़ा बेचैन होकर इंतजार कर रहे थे। वाओ, वाओ! बाहर मूसलाधार बारिश को देखते हुए चाओ गाओचेन बोला, ये बारिश सच में टाइमिंग खराब है। पता नहीं बॉस लिन के जायंट रॉक सिटी आने पर इसका असर पड़ेगा या नहीं। जनफेंग और बाकी लोग कुछ देर चुप रहे। तभी एक लाइजर्डमैन वॉरियर रिसेप्शन हॉल में दाखिल हुआ, और उसके पीछे एक ऐसी आकृति थी जिसे जनफेंग को छोड़कर वहां मौजूद हर कोई पहचानता था। लिनफे को देखते ही यी गाउचिन तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और पूरे सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। यही वो पावरफुल व्यक्ति है जिसके बारे में सेकंड ब्रदर ने बताया था। अजीब है, मैं इसके शरीर में कोई भी साइकिक एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस नहीं कर पा रहा। जन जनफिंग ने अपनी परसेप्शन फैलाते हुए मन ही मन सोचा। लिनफे ने सिर हिलाया और कहा, बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए आने में थोड़ा समय लग गया। बॉसलिन, आप बहुत विनम्र हैं, चाओ गाउचियन मुस्कुराते हुए बोला। लिनफे ने जन जानफेंग की ओर देखते हुए पूछा, सिटी लॉर्ड, अब आपकी सेहत में कोई गंभीर समस्या तो नहीं है? अब कोई बड़ी समस्या नहीं है, थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन पूरी तरह रिकवर हो जाऊंगा। जन जानफेंग मुस्कुराया और लिनफे को बैठने का इशारा किया। लिनफे ने सामने रखी पेस्ट्री उठाकर चखी। स्वाद थोड़ा ज्यादा मीठा लगा, इसलिए उसने सिर्फ एक ही खाकर रख दी। ये देखते ही अनुभवी जन जानफेंग ने तुरंत पूछा, बॉस लिन, क्या पेस्ट्री आपके टेस्ट की नहीं है? नहीं, ठीक है, बस अगर स्वीटनेस थोड़ी कम होती तो बेहतर रहता, लिनफे ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इधर आओ, जन जनफिंग ने आवाज दी। माय लॉर्ड, एक लिजर्ड मैन अटेंडेंट रिसेप्शन हॉल में आया। किचन को कहो कम मीठी पेस्ट्री भेजें, जान जान फेंग ने आदेश दिया। सिटी लॉर्ड, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं सामान लेकर तुरंत निकल जाऊंगा, लिन फे ने रोकते हुए कहा। बॉस लिन, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? जायंट रॉक सिटी में कुछ दिन और रुकिए, हम आपकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी करेंगे। आपकी गुडविल के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आगे और जगहों पर जाना है। भविष्य में मौका मिला तो फिर जायंट रॉक सिटी जरूर आऊंगा, लिनफे ने सिर हिलाकर कहा। जान जान फेंग और बाकी लोग चाहते थे कि लिनफे कुछ दिन और रुके ताकि वे उसे अच्छे से होस्ट कर सकें और रिश्ता और मजबूत हो। लेकिन लिनफे का अपना प्लान था, इसलिए वे जबरदस्ती रोक नहीं सके। ठीक है, बॉस लिन, जब अगली बार जायंट रॉक सिटी आए तो पहले से बताइएगा, हम आपको कुछ दिन रोककर होस्ट करेंगे और तब आप मना नहीं करेंगे, जनफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर, लिनफे ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। बॉस लिन, रिम्यूनरेशन तैयार है, कृपया मेरे साथ आइए, खड़ा हुआ। सब लोग रिसेप्शन हॉल से बाहर निकले। बूम, थंडर की आवाज कान फाड़ने वाली थी। वाओ! तेज बारिश छत से टकराकर नीचे गिर रही थी और पानी बहते हुए छोटे छोटे वाटरफॉल्स जैसा लग रहा था। कॉरिडोर से चलते हुए लिन देखा कि इतनी भारी बारिश के बावजूद जमीन पर कहीं पानी जमा नहीं हो रहा था। वह मन ही मन सिटी लॉर्ड्स मैंशन के डिजाइनर की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। कॉरिडोर के अंत में पहुंचकर वे बायोर मुड़े आगे बढ़ा और सामने वाले कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाते ही लिनफे ने जमीन पर रखे कई बड़े बॉक्सेस देखे। उसने अंदाजा लगाया कि स्पिरिट स्टोन्स इन्हीं बॉक्सेस में होंगे। जन जैन, शी जानमू और चाओ गाओचियन आगे बढ़े और एक एक करके बॉक्सेस खोलने लगे। जैसा लिनफे ने सोचा था, बॉक्सेस में स्पिरिट स्टोन्स थे, लेकिन एक नजर में ही वह समझ गया कि इनकी क्वांटिटी तय अमाउंट से कहीं ज्यादा है। सिटी लॉर्ड, यहां तो 15,500 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स हैं, है ना? लिनफे ने जन जन फेंग की ओर देखते हुए पूछा। बॉस लिन, आपकी नजर बहुत तेज है, सही कहा, यहां कुल 20,000 स्पिरिट स्टोन्स हैं। उसने मुझे तय से कुछ हजार ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स दिए हैं। कहीं मुझसे कोई एक्स्ट्रा काम करवाने का इरादा तो नहीं? लिनफे ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा। सिटी लॉर्ड, ये ठीक नहीं है। इस बार मेरी जान बची, उसमें मेरे भाई और बेटे का जोखिम तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा योगदान बॉस लिन, आपकी मदद का है। हालांकि आपकी फी 10,000 स्पिरिट स्टोन्स तय थी, लेकिन मुझे लगता है कि वह आपके योगदान के सामने बहुत कम है, इसलिए मैंने बाकी अमाउंट जोड़वा दी। बॉसलिन, कृपया मना मत कीजिए, इसे मेरी छोटी सी सिंसेरिटी समझकर स्वीकार कर लें,
ने मुस्कुराकर कहा। लिन फेई ने उसकी बात सुनी। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हुआ, फिर रिलैक्स्ड हो गया। चूंकि सामने वाला उससे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं मांग रहा था, तो ये स्पिरिट स्टोन्स बिना वजह नहीं दिए जा रहे थे। धन्यवाद सिटी लॉर्ड, लिन फेई ने कहा। फिर उसने आगे बढ़कर डायमेंशनल स्पेस एबिलिटी का उपयोग किया और सारे स्पिरिट स्टोन्स बॉक्सेस से सीधे स्टोरेज में रख लिए। यी गाओ चेन और बाकी लोग, जिन्होंने पहले भी लिन फेई को यह एबिलिटी इस्तेमाल करते देखा था, उनके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। लेकिन जान जान फेंग, जिसने केवल सुना था, अब अपनी आंखों से इतनी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी देखकर उसकी आंखों में अनायास ही आश्चर्य छलक आया। सिटी लॉर्ड, मेरे मन में एक सवाल है। अगर असुविधा न हो तो क्या आप उसका जवाब देंगे? स्पिरिट स्टोन्स रखने के बाद लिनफे ने पूछा। इतने पावरफुल व्यक्ति का सवाल सुनकर जानफेंग खुश हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, बॉस लिन, बेझिझक पूछिए। अगर मुझे पता होगा तो जरूर बताऊंगा। मैं जानता हूं कि आप कोल्ड वाटर लेक के एलियन बीस्ट से लड़ते समय पॉइजन हो गए थे, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती। ये एलियन बीस्ट्स तो पानी में रहना पसंद करते हैं, फिर वे बार बार आइलैंड पर उतरने के लिए इतने जिद्दी क्यों हैं? लिनफे ने पूछा। जन जानफेंग ने जवाब देने से पहले लिनफे से पूछा, बॉस लिन, क्या आपको कोल्ड वाटर लेक और हमारे लिजर्डमैन के बीच के संघर्ष के बारे में कुछ जानकारी है? लिनफे ने सिर हिलाया। थोड़ी बहुत। आइलैंड पर आने के बाद लोगों से सुना है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जिस जमीन पर हमारे लिजर्डमैन रहते थे, वह दूसरे वर्ल्ड से आए एक लेक में डूब गई। हमारे एंसेस्टर्स हमें लेकर इस आइलैंड पर आकर बसे। कुछ समय बाद जब हमने ताकत इकट्ठा कर ली, तो हमारे एंसेस्टर्स ने कोल्ड वाटर लेक में जाकर उस दूसरे वर्ल्ड से आए एलियन बीस्ट फोर्सेस से बदला लेने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों पक्षों के बीच पावर गैप बहुत बड़ा था। जब हम रिक्यूपरेट कर रहे थे, तब लेक के एलियन बीस्ट्स तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे थे। शुरुआत में हमें बढ़त मिली, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद स्टैमिना की कमी साफ दिखने लगी। कई सालों तक लड़ने के बाद आखिरकार हमें उन एलियन बीस्ट फोर्सेस ने लेजर्ड आइलैंड तक खदेड़ दिया। उसके बाद से हम पूरी तरह वीक साइड बन गए। हमने फिर कभी लेक में जाकर रिवेंज लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तब से लेकर आज तक हर कुछ दशकों में एलियन बीस्ट्स लार्ज स्केल लैंडिंग ऑपरेशन करते हैं। उनका मकसद आइलैंड पर रहने वाले हम सभी को मिटा देना है। ये लड़ाई एक रूटीन बन चुकी है, और यह सिलसिला आज तक लगभग 100,000 ईयर से चलता आ रहा है। जान जान फेंग ने धीमे और भारी स्वर में कहा। ठंडे पानी की झील में रहने वाले एलियन बीस्ट आखिर किस वजह से द्वीप पर आ बसे? ये कारण जानने के बाद लिनफे भी थोड़ा असहज हो गया। उनकी मातृभूमि आकाश से गिरी भीषण बाढ़ में डूब गई थी। अनगिनत लोग मारे गए और घायल हुए। लाइजर्ड पीपल के पूर्वजों के दिल में दूसरे संसार से आए उन अंडरवाटर बीस्ट्स के लिए गहरी नफरत होना स्वाभाविक था, और बदला लेने की भावना भी बिल्कुल हैरानी की बात नहीं थी। दुर्भाग्य यह था कि उनका तरीका गलत था। बदला लेना हो तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इतने विशाल कोल्ड वाटर लेक में पानी के भीतर अनगिनत जीव मौजूद थे। केवल एक द्वीप की ताकत से बदला लेना साफ तौर पर असंभव था। उन्हें पहले कोल्ड वाटर लेक के सभी छोटे द्वीपों पर कब्जा करना चाहिए था। फिर अपनी जाति की जनसंख्या को जोरदार तरीके से बढ़ाना चाहिए था। जब समग्र शक्ति कई गुना बढ़ जाती, तभी झील के उन स्ट्रेंज बीस्ट से बदला लेने की उम्मीद पर विचार करना चाहिए था। चलो, उम्मीद है कि एक दिन तुम लाइजर्ड पीपल अपना खोया हुआ इलाका वापस हासिल कर सकोगे और फिर से कोल्ड वाटर लेक क्षेत्र पर शासन करोगे। लिनफे ने मन ही मन कुछ देर तक सोचा। फिर उसने जान जान फेंग और अन्य लिजर्ड पीपल से विदा ली। मेरे सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद, मिस्टर सैंटोस। इनाम मुझे मिल चुका है। अब मुझे जाना होगा। सब लोग औपचारिकता न करें, फिर मुलाकात होगी। बॉस लिन, बाहर जोरदार बारिश हो रही है। आप चाहें तो बारिश रुकने तक यहीं रुक सकते हैं। कोई बात नहीं, लिनफे ने सिर हिलाया। यह बारिश मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। वह उठा और बाहर की ओर बढ़ गया। उसने थॉट पावर एबिलिटी सक्रिय की, अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए थॉट पावर बैरियर बनाया। फिर जान जान फेंग और बाकी लोगों को सिर हिलाकर अलविदा कहा और उड़ते हुए बाहर की बारिश की परत में प्रवेश कर गया। गरजती बिजली और बरसती बारिश आपस में घुली हुई थी। आकाश और धरती दूर दूर तक फैले थे। हवा में उड़ते लिनफे को चारों ओर देखने पर भी दूर का दृश्य साफ नजर नहीं आ रहा था। आज स्पिरिट वर्ल्ड में रुककर अन्वेषण करने का उसका कोई इरादा नहीं था।
उसने एक दिशा यूं ही चुनी, तेजी से उड़ान भरी, जान जान फेंग और अन्य लोगों की दृष्टि से ओझल हो गया और फिर स्पेस टेलीपोर्ट एबिलिटी का उपयोग करके ब्लू स्टार स्थित अपने घर लौट गया। बारिश में लिन फेई के गायब हो जाने के बाद सभी ने अपनी नजरें वापस ली और हल्की सी अफसोस भरी सांस ली। एक साधारण व्यक्ति के लिए जीवन में एक बार भी इतने शक्तिशाली कल्टीवेटर को देख पाना मुश्किल होता है। अब जब वह चला गया था, तो पता नहीं अगली मुलाकात कब होगी। थोड़ा मन को शांत करने के बाद जजानशी ने जान जन फेंग को रिपोर्ट दी। भाई, मेरे आदमियों में से एक को कुछ जानकारी मिली है। कुछ बेचैन लोग, जिन्हें आमतौर पर चैन नहीं रहता, जैसे ही उन्हें बड़े भाई के कोमा में होने की खबर मिली, वे गुप्त रूप से सेनाएं इकट्ठा करने लगे हैं। लगता है वे कोई छोटी मोटी हरकत करने वाले हैं। यनजानमू ने यह सुनते ही भौहें सिकोड़ी। दूसरे भाई, क्या फिर वही बेचैन बूढ़े लोग हैं? चाओ गौचन गुस्से में बोल उठा। पिता, दूसरे चाचा, तीसरे चाचा, वे अनजान बूढ़े लोग। पिछले कुछ वर्षों में जायंट रॉक सिटी जितना बेहतर विकसित हुआ है, उतनी ही बार उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की है। क्यों ना मुझे कुछ आदमियों के साथ भेजा जाए? मैं उनके बनाए कुछ ठिकानों पर हमला करूंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। वाह, वाह! आकाश से गिरती बारिश इकट्ठा होकर छत के किनारों से फिसलती हुई नीचे आई, पत्थर की स्लैबों पर गिरकर छोटी छोटी जलधाराओं में बदल गई और अनगिनत पानी की बूंदें चारों ओर उछल पड़ी। जन जनफेंग ने कुछ देर तक उस छींटों भरे दृश्य को देखा, फिर गंभीरता से बोला, यह मामला अभी जल्दबाजी का नहीं है। मौजूदा स्थिति में हमें उतावले होने की जरूरत नहीं। हमारे पास बड़ा फायदा है। इतनी जल्दी कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ी देर में नीचे आदेश भेज देना, कहना कि मैं होश में आ चुका हूं और शरीर का जहर भी काफी हद तक उतर चुका है। जो लोग ये जानते हैं, उन्हें सख्त हिदायत दो कि बाहर किसी को कुछ न बताएं। मैं देखना चाहता हूं कि वे लोग जायंट रॉक सिटी के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं। इन वर्षों में मेरे जहर खाए रहने का फायदा उठाकर उन्होंने काफी लाभ बटोरा है। अगर वे सच में कोई सीमा पार करते हैं, तो हमें पुराने रिश्तों की परवाह करने की जरूरत नहीं होगी। जो फायदे उन्होंने लिए हैं, उन्हें सीधे वापस मांगा जाएगा। लिजर्ड जैनशी, लिजर्ड जैनमू और लिजर्ड गाउटियन तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। फिर वे अलग अलग दिशाओं में चले गए, जान जैनफेंग के आदेशों को लागू करने के लिए। धमाक! दो आकृतियों की मुट्ठियां हवा में टकराईं। तीव्र टक्कर से दोनों के चेहरे पर हल्की सी सिकुड़न उभर आई। धम धम धम। जमीन पर गिरते ही वे फिर एक दूसरे की ओर झपटे। उनके हाथ पांव हल्की ओरा से चमक रहे थे और वे तूफानी टकराव में उलझ गए। लोसोंग, सावधान रहना। अब मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, बुआन ने जोर से कहा। उसके साइकिक एनर्जी के फूटते ही उसकी शक्ति अचानक काफी बढ़ गई। चेतावनी सुनते ही लुओसोंग की नसें और भी तन गई। उसने अपनी एकाग्रता बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन टियर 2 के पीक स्तर की शक्ति रखने वाले वू आन के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। दो गुनी से भी अधिक ताकत से भरी एक मुट्ठी लुओसोंग की बाहों पर आ गिरी। उसकी बाहें सुन्न हो गईं। उसी पल वुआन ने अप्रत्याशित रूप से टांग उठाई और लुओसोंग की छाती पर जोरदार लात मारी। धड़ाम! लात खाकर लुओसोंग हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और जमीन पर कई बार लुढ़का। वुआन ने अपनी साइकिक फ्लक्चुएशन समेट ली, तेजी से उसके पास पहुंचा और पूछा, लुओसोंग, तुम ठीक तो हो? कल चिसेहुआ के साथ हुई लड़ाई में लुओसोंग की कुछ हड्डियां टूट गई थीं। एक रात के आराम के बाद वे जैसे तैसे जुड़ी थी, लेकिन वुआन के इस वार से फिर से उनमें दरार सी महसूस हुई। सुत्सा दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। हूं, उसने धीरे से सांस छोड़ी, जमीन से उठा और बोला, ब्रदर वू, मैं ठीक हूं। वुआन मुस्कराया। लुओसोंग, तुम्हारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब तुम टियर 2 हाई लेवल प्रैक्टिशनर से काफी देर तक भिड़ सकते हो, लेकिन घमंड मत करना। खुद सोचो, मैंने पूरी ताकत से तुम पर हमला क्यों किया? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी शक्ति टियर 2 पीक स्तर की है। लुओसोंग ने अपनी एबिलिटी वापस ली। वेयरवुल्फ बॉडी सिकुड़ गया और वह फिर से इंसानी रूप में आ गया। उसने सिर हिलाया। मैं जानता हूं, मेरी मौजूदा ताकत अभी भी टियर 2 पीक प्रैक्टिशनर से काफी पीछे है। कल जिस केस को मैंने संभाला था, उसके लक्ष्य की वास्तविक शक्ति का अंदाजा लगाना चाहता था। इसी वजह से मैंने आपसे पूरी ताकत के साथ स्पैरिंग करने को कहा। वुआन को और भी हैरानी हुई। कल वाला केस? जो रिपोर्ट तुमने ऊपर भेजी थी, उसमें तो तुमने लिखा था कि लक्ष्य की शक्ति कम से कम टियर 2 हाई लेवल है
और काफी संभावना टियर 2 पीक की है। जब तुमने पहले ही ये निष्कर्ष निकाल लिया था, तो फिर मुझसे स्पैरिंग क्यों की? लुओसोंग ने गंभीर स्वर में कहा। रिपोर्ट लिखते समय मैंने वही आकलन किया था, लेकिन घर लौटने के बाद मुझे बार-बार लगा कि लक्ष्य की असली शक्ति शायद उससे भी ज्यादा है। आज आपके साथ स्पारिंग करने के बाद, ब्रदर वू, मेरे दिल में यह एहसास और भी गहरा हो गया है। अब तुम ये सोच रहे हो कि उस लक्ष्य की असली ताकत शायद टियर 3 से भी ऊपर हो सकती है? क्या यह सच में संभव है? वह तो एक बहुत ही यंग किड है। इतनी कम उम्र में अगर किसी के पास टियर 2 हाई एंड या टियर 2 पीक की ताकत हो, तो वह अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। तुम्हें कैसे लगता है कि उसके पास टियर 3 की शक्ति हो सकती है? वुअन ने अविश्वास से कहा। शुरुआत में मुझे भी यह असंभव ही लगा था, लुसोंग ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। लेकिन ब्रदर वू, जब आपने स्पैरिंग के दौरान पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया, तब भी जो ऑपरेशन मुझे महसूस हुआ, वह उस एहसास से कम था जो उस लक्ष्य ने मुझे दिया था। कल जब वह मुझसे लड़ा, तो उसके शरीर से निकलने वाली सायोनिक एनर्जी की फ्लक्चुएशंस मैं केवल धुंधली सी ही महसूस कर पा रहा था। अगर ऐसा हो रहा था, तो इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि उसकी वास्तविक शक्ति मेरी तुलना में कहीं अधिक रिफाइंड है। इसीलिए मैं उसकी ताकत को साफ-साफ महसूस नहीं कर पा रहा था। और बाद की लड़ाइयों में, हर बार जब वह हमला करता था, तो जो दबाव मुझ पर पड़ता था, वह बिल्कुल वास्तविक था। लुओसोंग ने त्से के साथ पिछली रात की मुठभेड़ को याद करते हुए कहा। वुआन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कराया। ठीक है, यह मामला फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फर्स्ट डाउन का काम निपटने के बाद जब हम लौटेंगे, तब यह केस किसी और ज्यादा ताकतवर व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा। लक्ष्य चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आखिरकार उसे न्याय के सामने आना ही पड़ेगा। हाँ, लुओसोंग ने सिर हिलाया। वुआन की इस आत्मविश्वास भरी बात पर उसे कोई शक नहीं था। चाहे लक्ष्य कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वह डायरेक्टर से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? और अगर डायरेक्टर खुद कदम न भी उठाएं, तब भी टियर 3 हाई एंड के कई सीनियर मौजूद हैं। वैसे उसने सुना था कि ब्यूरो में टियर 3 का एक सीनियर जल्द ही टियर 3 पीक में ब्रेक थ्रू करने वाला है। स्पिरिट वर्ल्ड में सोलबर्ड के क्षेत्र की सीमा के बाहर हैंगशान मिलिट्री सिटी के दो पिग हेड सैनिक घोड़ों पर सवार होकर जंगल के किनारे पेट्रोल कर रहे थे। शूम, जब वे अपेक्षाकृत कम घनी वनस्पति वाले क्षेत्र में पहुंचे, तभी अचानक उनके सिर के ऊपर से एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आई, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। आवाज सुनते ही दोनों पिग हेड सैनिक सतर्क हो गए। उन्होंने पीठ पर टंगे लॉन्गबो उतारे, कमान चढ़ाई और आकाश की ओर तीर साध दिए। अगले ही पल उन्होंने देखा कि एक विशाल बर्ड टाइप स्ट्रेंज बीस्ट ऊपर से नीचे की ओर झपट रहा था। यह स्ट्रेंज बीस्ट एक वयस्क के आकार का था। उसका पूरा शरीर काला था और उसके पंखों पर मेटालिक चमक थी। साफ था कि उसने इन दोनों पिग हेड सैनिकों को ही अपना शिकार चुना था। दूर, घनी घास के भीतर पहले से छिपे हुए शिकारी के भेष में तीन पिग हेड लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने अपनी सांसें धीमी कर ली और हाथों में पकड़े अपने साधारण हथियारों को कसकर पकड़ लिया। यह ब्लैक आयरन विंग्ड बर्ड है। इसकी ताकत टियर 2 मिडिल स्टेज की है। इस धरती पर लंबे समय से रहने वाले शिकारी होने के नाते वे तीनों इस स्ट्रेंज बीस्ट की भयावहता को भली भांति जानते थे। इसके पंख लोहे की तरह कठोर और बेहद लचीले होते हैं। साधारण हथियारों से इसे चोट पहुंचाना लगभग असंभव है। इसके अलावा यह स्ट्रेंज बीस्ट लगातार हैरेसमेंट करने के लिए भी कुख्यात है। हालांकि उन तीन पिग हेड हंटर्स में से दो के पास टियर 2 मिडिल स्टेज और एक के पास टियर 2 अर्ली स्टेज की शक्ति थी, फिर भी वे इस स्ट्रेंज बीस्ट को उकसाना नहीं चाहते थे। वे तो मारे गए। चलो जल्दी यहां से चलते हैं। अगुवाई कर रहे पिग हेड हंटर ने झुंझलाहट भरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन उसी क्षण दूर की स्थिति अचानक बदल गई। उन्होंने देखा कि घोड़ों पर सवार दोनों पिग हेड सैनिक पीछे हटे नहीं। वे बस अलग अलग दिशाओं में फैले और फिर क्रम से हमला किया। शूं, शूं, जैसे ही धनुष की डोर ढीली छोड़ी गई, साधारण दिखने वाला एक तीर आकाश की ओर उड़ गया। बाएं वाले पिग हेड सैनिक का तीर लक्ष्य से लगभग 2 मीटर पहले अचानक फट पड़ा। इस अप्रत्याशित परिवर्तन से ब्लैक आयरन विंग्ड बर्ड घबरा गया। धमाक! अगले ही क्षण एक तीखी चीख के साथ उस काले स्ट्रेंज बीस्ट का सिर दूसरे पिग हेड सैनिक के तीर से सीधा लगा और फिर जोरदार विस्फोट हुआ।
जो स्ट्रेंज बीस्ट अब तक इन हंटर्स के लिए 3 घर पीछे हटने जैसा डरावना अस्तित्व था, वह हवा में ही पतंग की तरह टूटकर नीचे बिखर गया और विरल घास पर आ गिरा। यह कैसे हो सकता है? दूर घास में छिपे तीनों पिग हेड हंटर्स ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। घास में छिपकर तमाशा देखने वाले तीनों लोग बाहर आओ। घोड़ों पर सवार एक पिग हेड सैनिक ने अचानक पीछे की घास की ओर आवाज लगाई। यह सुनते ही तीनों पिग हेड हंटर्स के शरीर में सिहरन दौड़ गई, मानो उन्हें बर्फ की गुफा में फेंक दिया गया हो। उसी पल उन्होंने साफ तौर पर महसूस किया कि उन पिग हेड सैनिकों के शरीर से जानबूझकर छोड़ी जा रही स्पिरिट एनर्जी फ्लक्चुएशंस उनकी जनजाति के उन एल्डर्स जैसी थीं, जिनकी ताकत टियर 2 पीक स्तर की होती है। तो ये इतने ताकतवर है। तीनों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिन दो लोगों से उनका यूं ही सामना हो गया था, वे इतनी भयानक शक्ति रखते होंगे। घोड़े खुरों की आवाज के बीच तीनों पिग हेड हंटर्स ने कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से घास से बाहर निकल आए। दोनों पिग हेड सैनिकों ने देखा कि सामने वाले उनके ही कबीले के हैं। उनके मन से हत्या की भावना हट गई। पहले बोलने वाले पिग हेड सैनिक ने कहा, आज से माइंडबर्ड टेरिटरी की सीमा से बाहर 2 किलोमीटर का क्षेत्र रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अब से इस इलाके में शिकार करने मत आना। हाँ। तीनों पिग हेड हंटर्स ने जल्दी जल्दी सिर हिलाकर हामी भरी। चलो। दोनों पिग हेड सैनिकों ने अपने लॉन्ग बो समेटे और घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले गए। वे चले गए। कुछ देर बाद एक पिग हेड हंटर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, क्या? बाकी दो चौंक पड़े। तब उन्हें एहसास हुआ कि सामने की दोनों आकृतियां घोड़ों पर सवार होकर बहुत दूर निकल चुकी थीं। उन दोनों ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने तो मरे हुए ब्लैक आयरन विंग्ड बर्ड को भी नहीं उठाया, सिर्फ एक चेतावनी दी और सीधे चले गए। तीनों पिग हेड हंटर्स एक दूसरे को देखते रहे, जब तक कि दूर जाती हुई वे आकृतियां छोटे छोटे बिंदुओं में बदल नहीं गई। तभी उन्होंने हिम्मत करके आगे बढ़कर उस स्ट्रेंज बीस्ट की लाश उठा ली। इस बार तो हमारी किस्मत खुल गई। अगुवाई कर रहा पिग हेड हंटर हंसते हुए बोला, बिना ज्यादा मेहनत के हमें इतना दुर्लभ शिकार मिल गया। सच में वे दोनों लोग न सिर्फ बेहद शक्तिशाली थे, बल्कि उनके लॉन्गबो भी साधारण नहीं थे। घर लौटकर मैं आज जो देखा उसकी खूब डींगे हाँकूंगा। सबसे युवा पिग हेड हंटर मुस्कुराते हुए बोला। इसके बाद मुफ्त में मिले शिकार के साथ वे तीनों पिग हेड हंटर्स अपने घर की ओर लौट पड़े। लेकिन जब वे अपनी जनजाति पहुंचे तो आज की घटना के बारे में डींगे हाँकने से पहले ही उन्होंने देखा पूरी जनजाति अपने अपने घरों का सामान समेटने में व्यस्त थी, जैसे कहीं और जाने की तैयारी चल रही हो। कबीले में लोगों को व्यस्त देखकर शिकार लेकर लौटे 3 पिग हेड शिकारी अपना शिकार जमीन पर रखकर तेजी से आगे बढ़े। कबीले के बुजुर्ग जो सबको काम सौंप रहे थे ने तीनों पिग हेड शिकारियों को अपनी ओर आते देखा और बोले, जुजांग, तुम लोग आखिर लौट ही आए। अब तुरंत घर जाओ और परिवार को सामान समेटने में मदद करो। आज सूरज ढलने से पहले हमारा कबीला ये जगह छोड़ देगा। बात सुनकर आगे चल रहे पिग हेड शिकारी जुजांग ने हैरानी से पूछा, बुजुर्ग, ये क्या हो रहा है? हमारा कबीला तो यहां ठीक से रह रहा था, अचानक स्थानांतरण क्यों? बुजुर्ग ने आभरते हुए कहा, आज सुबह तुम लोगों के शिकार पर निकलने के थोड़ी देर बाद हेंगशान मिलिट्री सिटी से एक दूत आया था। उसने बताया कि लॉर्ड लॉर्ड ने आदेश दिया है, सोलबर्ड टेरिटरी के पास रहने वाले सभी कबीलों को आज सूरज ढलने से पहले हेंगशान मिलिट्री सिटी के पश्चिम की ओर अस्थायी रूप से स्थानांतरित होना होगा। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आगे से कबीले के शिकारी सोलबर्ड टेरिटरी के 10 किलोमीटर के भीतर न जाएं। तीनों जुजांग ने यह सुनकर भले ही मन में असंतोष महसूस किया, लेकिन लॉर्ड लॉर्ड का आदेश था, वे विरोध नहीं कर सकते थे। आखिरकार उन्होंने किस्मत मानकर लंबी सांस ली और अपने अपने घर लौट गए ताकि जरूरी सामान समेट सकें। जुजांग और उसके साथियों जैसे सोलबर्ड टेरिटरी के आसपास ऐसे सैकड़ों पिग हेड कबीले रहते थे। आज हेंगशान मिलिट्री सिटी से दूतों के आदेश के बाद ये सभी कबीले बिना देर किए स्थानांतरण में लग गए। हालांकि दूतों ने कारण नहीं बताया था, लेकिन कबीले के बुजुर्ग समझ गए थे कि आने वाले समय में इस भूमि पर कोई बड़ी घटना होने वाली है। नीला आसमान था और तपता सूरज जीवन से भरी धरती पर अपनी गर्मी बरसा रहा था। सोलबर्ड टेरिटरी से 30 किलोमीटर से अधिक दूर पिग हेड लोगों द्वारा निर्मित एक सैन्य नगर स्थित था, हेंगशान मिलिट्री सिटी।
पहले यहां तैनात पिग हेड जनरल अपेक्षाकृत आराम से रहते थे, लेकिन कुछ दिन पहले ऊपर से आदेश मिलने के बाद पूरा नगर मानो घूमते हुए लट्टू की तरह दिन रात व्यस्त हो गया था। विभिन्न क्षेत्रों से पिग हेड सेनाएं लगातार हेंगशान मिलिट्री सिटी में इकट्ठा हो रही थी। जो सेना मूल रूप से कल एकत्र होने वाली थी, वह आज ही पूरी तरह जुट गई थी। डॉल्फिन सिटी में मौजूद पिग हेड जनरलों को जैसे ही यह समाचार मिला, वे आयरन आर्मर्ड टेरोसॉर पर सवार होकर तुरंत हेंगशन मिलिट्री सिटी की ओर रवाना हो गए। आधे दिन की उड़ान के बाद वे आज 11 बजे हेंगशन मिलिट्री सिटी पहुंचे। धड़ाम! आयरन आर्मर्ड टेरोसॉर शहर में उतरकर एक खाली मैदान में आ खड़ा हुआ। पिग हेड जनरल उतर पड़े। पहले से सूचना मिलने के कारण वहां इंतजार कर रहे पिग हेड अधिकारियों ने जूई और अन्य जनरलों को देखते ही तेजी से आगे बढ़कर सलामी दी। कुछ देर बाद पिग हेड जनरल और अधिकारी हेंगशान मिलिट्री सिटी के विचार विमर्श सभागार में पहुंच गए। पूरी सेना का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किए गए जूई ने सबकी ओर देखकर कहा, सब लोग सुनो, इस युद्ध की सुचारू सफलता के लिए हमें फिलहाल दिल की नफरत को अलग रखना होगा। यूचेंग के साथ मिलकर हमने वोल्फ सिटी को दूध भेजे और एक नया शांति समझौता किया। परिणाम बहुत अच्छा रहा। वोल्फ सिटी ने दोबारा शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस बार समझौता अलग है। अगर वोल्फ सिटी ने फिर से उल्लंघन किया, तो यूचेंग और डॉल्फिन सिटी दोनों मिलकर जोरदार पलटवार करेंगे। इसलिए वे अब पहले जैसा दुस्साहस नहीं करेंगे। एक पिग हेड जनरल ने दांत पीसते हुए कहा, वे बदमाश वेयरवुल्व्स, जब हम उस दूसरे वर्ल्ड पर कब्जा करेंगे तो अगला बदला उन्हीं से लिया जाएगा। जुई ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और आगे बोले, इसी दुर्लभ अवसर का लाभ उठाकर हमने अपनी आधे से अधिक एलीट सेना को उस अपमानजनक दूसरे वर्ल्ड पर आक्रमण के लिए जुटाया है। लॉर्ड लॉर्ड का स्पष्ट आदेश है, इस बार उस वर्ल्ड को पूरी तरह जीतना है। मैं पहले ही साफ कह देता हूं, अगर कोई भी आधे मन से लड़ा और मुझे पता चला, तो चाहे वह कोई भी हो, उस पर सैनिक कानून के तहत कार्रवाई होगी। हां, हम पूरी शक्ति से शत्रुओं का वध करेंगे। सभी जनरल एक स्वर में बोले। अच्छा, दोपहर का भोजन करने के बाद पूरी सेना तुरंत कूच करेगी और सीधे वर्ल्ड चैनल की ओर बढ़ेगी। जुई ने सिर हिलाते हुए आदेश दिया। आदेश का पालन होगा। सबने जवाब दिया और अपने अपने शिविरों की ओर चले गए। जब सभागार में केवल जनरल स्तर के पिग हेड जनरल बचे, तो जूएर ने पूछा, जूई, लॉर्ड लॉर्ड हमसे मिलने कब आएंगे? बाकी जनरल भी यही जानना चाहते थे। जूई ने सबके चेहरों की ओर देखा और मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मुझे भी नहीं पता। लॉर्ड लॉर्ड ने मुझे नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि जब जरूरत होगी वह स्वयं प्रकट होगा। इसलिए हमें उसके ठिकाने की चिंता करने की जरूरत नहीं। बस पहले से तय युद्ध योजना के अनुसार अपना काम करना है। अगर लॉर्ड लॉर्ड ने ऐसा कहा है, तो ठीक है। जूएर और अन्य जनरल सिर हिलाकर उठे और सभागार से बाहर चले गए। जनरल जाते ही जूई का एक विश्वस्त अंदर आया। जो काम मैंने सौंपा था सब हो गया? जूई ने पूछा। जनरल, सब कुछ आपके आदेश के अनुसार हो गया है। आज भोर में ही मैंने लोगों को सोलबर्ड टेरिटरी के आसपास के सभी कबीलों में भेज दिया था, स्थानांतरण का आदेश देने के लिए। आज सूरज ढलने से पहले वे सभी अपने मौजूदा ठिकाने छोड़ देंगे। अगर रास्ते में कोई समस्या नहीं हुई, तो वे कल दोपहर तक अस्थायी बस्तियों में पहुंच जाएंगे। जुमू ने रिपोर्ट दी। जुई ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, दोपहर में फिर से लोगों को भेजो और सुनिश्चित करो कि कोई भी कबीला पीछे न रह जाए। आदेश का पालन होगा। और हां, जब सेना कूच करे, तो तुम फिलहाल हेंगशान मिलिट्री सिटी में ही रहना। जी ने आगे कहा। क्या? जुमू चौंक गया। महाराज, मैं भी मोर्चे पर जाकर दुश्मनों को मारना चाहता हूं। चिंता मत करो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें मोर्चे पर नहीं जाना। मैं चाहता हूं कि तुम यहां रहकर बाद में आने वाली यूचेंग की सेना का नेतृत्व करो। यूचेंग और डॉल्फिन सिटी के संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके जनरलों से परिचित हो जाओ। यह तुम्हारे भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। यह अधीनस्थ मृत्यु तक आपका यूनी रहेगा। जुमू भावुक होकर एक घुटने पर बैठ गया और मुट्ठियां जोड़कर निष्ठा प्रकट की। बस ये भावना बनाए रखो और मृत्यु की बात करने की जरूरत नहीं। तुम इतने वर्षों से मेरे साथ हो और हर काम पूरी गंभीरता से करते आए हो। मैं सब देखता हूं और जब अच्छा अवसर आता है तो मैं अपने लोगों को नहीं भूलता। जूई ने मुस्कुराकर कहा। वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया। जब सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था, तब लॉजिस्टिक्स पर्सनल ने दोपहर का खाना तैयार किया
और पिगहेड आर्मी ने तुरंत लंच करना शुरू कर दिया। दोपहर के 1:10 पर पूरी तरह सुसज्जित और जोश से भरी हुई अपने इलाके की सबसे ताकतवर पिगहेड आर्मी आधिकारिक रूप से रवाना हो गई। रोर। सबसे पहले आर्मर्ड टेरोसॉर्स ने हेंगशान मिलिट्री सिटी से उड़ान भरी। वे ऊंचे आसमान में रहकर नीचे बढ़ रही सेना को चेतावनी देने का काम कर रहे थे। हेंगशान मिलिट्री सिटी के फाटक से एक कैवलरी स्क्वाड तेजी से बाहर निकला, उसके पीछे इन्फेंट्रीमैन और फिर आर्चर्स आगे बढ़े। 1 लाख की पूरी सेना साफ लक्ष्य के साथ वर्ल्ड चैनल की दिशा में सीधी रफ्तार से बढ़ती हुई एक न रुकने वाली काली बाढ़ में बदल गई। इतने बड़े पैमाने पर इलीट आर्मी को युद्ध के लिए भेजना डॉल्फिन के लिए पिछले 10 वर्षों में पहली बार था। हजारों मील दूर वेयरवुल्फ टेरिटोरी में वुल्फ सिटी के लॉर्ड लैंगफेंग अपने अधीनस्थों के साथ अभी अभी मिली एक सूचना पर चर्चा कर रहे थे। इस जानकारी के अनुसार पिगहेड लॉर्ड जुटोंग को हाल के दिनों में न जाने क्या सूझा है। लैंगफेंग ने हाथ में पकड़ी सूचना को ध्यान से पढ़ने के बाद नीचे रखते हुए कहा। उसने चुपके से अपनी टेरिटरी के भीतर सोल्स, बर्ड्स और एनिमल्स की भूमि की ओर बड़ी संख्या में पिगहेड वॉरियर्स भेज दिए हैं। तुम लोग क्या सोचते हो? मौजूद वेयरवुल्फ जनरल्स ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में एक ही बात थी। इंटेलिजेंस के मुताबिक जहां जुटोंग ने सेना भेजी है वह पिगहेड टेरिटरी के पूर्वी हिस्से में है। हम चाहकर भी वहां दखल नहीं दे सकते। वुल्फ मैडनेस का पहला जनरल लैंगटेंग कुछ पल सोचने के बाद बोला, लॉर्ड, कुछ समय पहले डॉल्फिन और यूचेंग हमारे पास पीस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने आए थे। मेरे हिसाब से वे किसी गुप्त इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तैयारी में थे। इसी वजह से उन्होंने हमसे शांति समझौता किया। वुल्फ मैडनेस ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी यह सूचना पढ़ने के बाद यही सोचा। इस समय डिफेंडिंग जनरल लैंगटू ने याद दिलाया, लॉर्ड, अब जबकि हमने पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है, हमें पिछली बार की तरह इसे तोड़कर पिगहेड पर हमला नहीं करना चाहिए। वरना यूचेंग को हमारे और डॉल्फिन के बीच युद्ध में दखल देने का बहाना मिल जाएगा। अगर वे दोनों मिलकर हम पर हमला कर दें, तो भले ही हम उनकी संयुक्त सेना को रोक लें, अंत में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहां मौजूद वेयरवुल्फ जनरल्स मन ही मन सहमत थे। एक के बदले एक लड़ाई में वे डॉल्फिन से नहीं डरते थे, लेकिन अगर यूचेंग भी मदद के लिए उतर आया तो समान ताकत वाली दो शक्तियों का एक साथ सामना करना आसान नहीं था। वुल्फ मैडनेस ने कुछ देर सोचा, फिर ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, है, वह बूढ़ा जुटोंग हमेशा की तरह चालाक है। लेकिन भले ही हम पीस एग्रीमेंट तोड़कर उन पर हमला ना कर सकें, इसका मतलब यह नहीं कि हम बॉर्डर पर सेना तैनात नहीं कर सकते। मैं देखना चाहता हूं, उसने आंखें सिकड़ी करते हुए कहा, कि जब पिगहेड्स को पता चलेगा कि हम फिर से बॉर्डर पर ट्रूप्स इकट्ठा कर रहे हैं, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लॉर्ड का इरादा साफ था, डॉल्फिन को परेशान करना। वेयरवुल्फ जनरल्स ने दिल ही दिल में सोचा कि यह चाल इतनी चतुर है कि पिगहेड्स उस अनजान काम पर ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे जो वे चुपके से कर रहे हैं। फिंगान गार्डन कम्युनिटी में स्पिरिट वर्ल्ड से लौटकर आए लिंफ सोफे पर बैठकर कॉमिक्स पढ़ रहे थे और लिटिल स्पैरो घर पर टीवी देखने के बजाय कहीं बाहर खेलने चले गए थे। आखिरी पन्ना पलटते ही कॉमिक खत्म हो गया। लिनफे ने उसे हल्के से स्टडी रूम की ओर उछाल दिया। कॉमिक हवा में तैरता हुआ अंदर गया और बुक केस में जा टिका। दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखते हुए एने पाया कि समय यार हबचकर 35 मिनट था। वह बुदबुदाया, दोपहर का खाना बाहर ही खा लेते हैं, लेकिन क्या खाऊं? सदर्न डिस्ट्रिक्ट का क्रॉकपॉट सिमरिंग सूप रेस्टोरेंट काफी समय से नहीं गया, आज वहीं चलते हैं। फैसला होते ही वह सोफे से उठा और स्पेस टेलीपोर्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करके सदर्न डिस्ट्रिक्ट की ओर निकल पड़ा। एक सन्नाटे भरी गली से निकलते ही एक आकृति सामने आई और अगले ही पल पूरे शहर की चहल पहल, गाड़ियों की आवाजें, लोगों की बातें, सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ा। यह दोपहर का रश आवर था। व्हाइट कॉलर वर्कर्स लंच ब्रेक में बाहर निकल चुके थे। स्टूडेंट्स की छुट्टी हो चुकी थी। सड़कों पर ट्रैफिक घना था। पैदल चलने वाले तेजी में थे और सड़क के किनारे बने कई रेस्टोरेंट्स में लोग पहले से ही खाना खा रहे थे। गली से बाहर आते ही लिन फेई ने सड़क पार की और साफ लक्ष्य के साथ सामने दिख रहे एक व्यस्त रेस्टोरेंट की ओर बढ़ गया। यह क्रॉकपॉट सिमरिंग सूप बेचने वाला रेस्टोरेंट 20 से ज्यादा वर्षों से खुला था। 6 साल पहले जब लिन फेई पहली बार यहां खाने आया था, तब दुकान की मालिक एक 60-70 साल की बुजुर्ग आंटी थी। आज जब लिन फेई आया तो दुकान का मालिक बदल चुका था।
लगता था कि वह बुजुर्ग आंटी अब उम्र के चलते घर पर आराम कर रही होंगी और दुकान की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दी थी। लिन फेई ने खाली सीटों वाली एक मेज चुनी। तभी लगभग 38 साल की एक बड़ी बहन ऑर्डर लेने आ गई। अरे हैंडसम गाय, तुम काफी समय बाद हमारे यहाँ खाने आए हो। उसे लिन फेई अच्छी तरह याद था। वजह यह थी कि लिन फेई अक्सर दो बेहद खूबसूरत लड़कियों को साथ लाकर यहाँ खाना खिलाता था। हाँ, लिन फेई मुस्कुराते हुए बोला, हाल में थोड़ा काम में व्यस्त था। युवा होने पर बिजी रहना अच्छा ही होता है, बड़ी बहन ने हंसते हुए कहा। वैसे अपनी उन दो सुंदर गर्लफ्रेंड्स को साथ क्यों नहीं लाए? आसपास बैठे मेहमान, लड़के हों या लड़कियां, यह सुनकर लिनफे की ओर देखने लगे। लिनफे के चेहरे की मुस्कान एक पल को जम गई। उसने बेबसी से कहा, बहन, कितनी बार कहा है, वे मेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं। बड़ी बहन हंसते हुए बोली, मजाक कर रही हूं, लेकिन सच बताऊं, अगर तुम मन बना लो कि उनमें से किसी एक का पीछा करो तो जरूर सफल हो जाओगे। लिनफे बस मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। बड़ी बहन भी समझदारी से आगे मजाक नहीं बढ़ाया। आज कौन कौन सी सूप है? उसने पूछा। लिनफे ने मेज पर रखा मेन्यू देखा और कहा, एक थियनमा पिजन सूप, एक प्लेट स्टर फ्राइड राइस नूडल्स और एक साइड डिश वाटर स्पिनच दे दीजिए। ठीक है, थोड़ी देर में, ऑर्डर लिखकर वह चली गई। कुछ ही देर बाद लिनफे का खाना मेज पर आ गया। क्रॉक पॉट में थियमा पिजन सूप था, पूरे कबूतर के साथ पकाया गया। सूप का रंग चमकदार था और ऊपर तेल की छोटी छोटी परतें साफ दिख रही थीं। लिनफे ने चम्मच उठाया और सूप की एक चुस्की ली। थोड़ा गर्म था। उसने फूंक मारकर पिया। स्वाद वही पुराना था, मिठास के भीतर हल्की सी मिठास। सेवानिवृत्त होने से पहले वह बुजुर्ग आंटी अक्सर कहा करती थीं कि दुकान में इस्तेमाल होने वाले कबूतर उनके अपने पिजन फार्म से आते हैं और उन्हें कभी भी बेकार चीजें नहीं खिलाई जाती थी। तेज गर्मी के मौसम में भले ही रेस्टोरेंट में एयर कंडीशनिंग चल रही हो, लेकिन ऐसे मौसम में क्रॉकपॉट सिमरिंग सूप पीने के बाद हर किसी को हल्का सा पसीना आ ही जाता है। गर्ल लिनफे ने बचा हुआ पिजन सूप एक घूंट में पिया, फिर हाथ बढ़ाकर एक नैपकिन निकाली और अपने पसीने से भीगे माथे को पोंछा। एक बर्तन भर स्वादिष्ट सूप शरीर और मन दोनों को संतुष्ट कर देता है। बस इतनी गर्मी में सूप पीना थोड़ा अनुपयुक्त है। यह तो सर्दियों में पीना ज्यादा अच्छा लगता है। लिनफे ने मन ही मन सोचा। फिर वह उठकर काउंटर पर पेमेंट करने ही वाला था कि उसकी जेब में रखा मोबाइल फोन बज उठा। लिनफे ने फोन निकाला। कॉल जोयो की थी। हेलो लिनफे, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? जोयो की आवाज काफी धीमी थी, जैसे वह किसी से छिपकर बात कर रही हो। पहले बताओ क्या बात है, सोचने के बाद ही तय करूंगा कि मदद करनी है या नहीं। लिनफे ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे वाइटैलिटी जिम के कल्टीवेटर वेन्यू में पिछले कुछ दिनों से कंपेटिटर्स द्वारा भेजे गए लोग जानबूझकर जिम में ट्रबल कर रहे हैं। हमारे कई कोचेस घायल भी हो चुके हैं। लिनफे की भौहें सिकुड़ गई। ये तो हद हो गई। तुम्हारे चेयरमैन और बॉस इस मामले को कैसे हैंडल कर रहे हैं? बॉस ने अपने एक दोस्त को कॉल करके उससे एक हेल्पर उधार लिया है ताकि उन जिम किकर्स से निपटा जा सके। जो यू ने जवाब दिया। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? लिनफे ने पूछा। हेल्पर तो हमने हायर कर लिया है, लेकिन जनरल मैनेजर और ज्यादा इंश्योरेंस चाहते हैं। उन्हें पता चला था कि तुमने पहले टांग अंचन को हराया था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें वाइटैलिटी जिम आने के लिए मना सकूं, बस मोरल सपोर्ट के लिए। जोयो ने कहा। लिनफे के मन में एक पल के लिए आया कि टांग अंचन से ही मदद क्यों न ली जाए। आखिर वह पहले वाइटैलिटी जिम में काम कर चुका था, कुछ न कुछ तो लिहाज रखता। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि रोंगचेंग का इन्वेस्टिगेटर अगले दिन फर्स्ट टाउन जाने वाला था। ऐसे में टांग आंचन अब इतनी लापरवाही नहीं करेगा। इसलिए लिन फे ने मदद करने का फैसला किया। उसने पूछा, ठीक है, मुझे अभी वाइटैलिटी जिम आना है या दोपहर बाद? अभी आ जाओ, जोयो ने थोड़ी सोचकर कहा। जो लोग ट्रबल करते हैं वे लंच पर बाहर गए हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आता हूं, लिनफे ने कहा और कॉल काट दी। पेमेंट करते समय उसने क्लर्क से कहा कि एक एक्स्ट्रा पिजन सूप पैक कर दे रात के सपर के लिए। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद लिनफे ने हाथ में पकड़ी चीजों को डायमेंशन स्पेस में रख लिया और फिर सामने दिख रही एक छोटी सी गली की ओर चल पड़ा। हूं, यह मामला अब सुलझ गया। जोयो ने फोन रख दिया। उसकी भौहें ढीली पड़ गई और चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई।
फिर वह सामान्य भाव बनाए रखते हुए जनरल मैनेजर के ऑफिस की ओर चली गई। वाइटैलिटी जिम की जनरल मैनेजर का नाम वांग लैन था। वह आजकल 40 के आसपास की उम्र में थी। जोये को अंदर आते देख उन्होंने उम्मीद भरी नजर से पूछा, शाओयुए, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास हमारी मदद करने का समय है? जोये मुस्कुराई, सिस्टर वांग, वह अभी फ्री हैं। मैंने कॉल किया था और उन्होंने बिना जरा भी हिचक के आने के लिए हाँ कह दी। थैंक यू शाओयो। वांगलान ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद जोयू ऑफिस से बाहर निकली और अपने कमरे में लौट आई। धड़ाम। दरवाजा खोलकर अंदर आते ही उसने देखा सोफे पर एक जाना पहचाना फिगर बैठा था। उसके होंठों पर चमकीली मुस्कान फैल गई। लिनफे, तुम इतनी जल्दी आ गए? लिनफे ने फोन से नजर हटाकर दरवाजे की ओर देखा। आज जोयू ने सफेद शर्ट और काली स्ट्रेट स्कर्ट पहनी हुई थी। खुले बाल और पूरा व्यक्तित्व एलिगेंट और केपेबल लग रहा था। तुम्हारी कॉल आने से ठीक पहले ही मैंने लंच खत्म किया था, फिर स्पेस टेलीपोर्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करके सीधे यहां आ गया। लिनफे मुस्कुराते हुए बोला। अभी अभी जनरल मैनेजर ने मुझे बुलाकर बात की थी। मेरा लंच भी नहीं हुआ। जोयू ने उसके पास बैठते हुए कहा। तो पहले स्टाफ रेस्टोरेंट जाकर लंच कर लो। जोयू ने सिर हिला दिया। नहीं, अकेले लंच करने का मन नहीं है। आज स्नैक्स से ही काम चला लेते हैं। अकेली क्यों? तुम तो आमतौर पर शाओरू के साथ खाती हो, लिनफे ने पूछा। सुबह शाओरू और उसके कुछ कॉलीग्स घायलों के साथ हॉस्पिटल गए थे। अभी तक लौटे नहीं हैं। जिनफे ने समझाया। स्नैक्स लंच के लिए ठीक नहीं होते। मैंने यहां से रेस्टोरेंट से एक एक्स्ट्रा सूप पैक कराया था रात के लिए। अब तुम ही पी लो। अरे, ये तो बहुत ऑकवर्ड है। जोयो ने कहते हुए उठकर ऑफिस में रखी स्पून उठा ली। हालांकि उसका शरीर पहले ही आगे बढ़ चुका था। लिनफे ये देखकर मुस्कुरा दिया। उसने डायमेंशन स्पेस खोला और थोड़ी देर पहले पैक किया हुआ सूप टी टेबल पर रख दिया। जोयो स्पून लेकर वापस आई, लिनफे के पास बैठी और जल्दी से पैकिंग खोल दी। अरे, च्यानमा पिजन सूप? उसने चौंक कर कहा। क्या तुम सदर्न डिस्ट्रिक्ट वाले क्रॉकपॉट सिमरिंग सूप रेस्टोरेंट में लंच करने गए थे? हाँ, लिनफे ने जवाब दिया। काफी समय से नहीं खाया था। आज दोपहर अचानक याद आ गया तो चला गया। हूं हूं। सूप थोड़ा गर्म था। यू ने फूंक मारते हुए घूट लिया। कैसा लगा? बहुत टेस्टी, जूही ने कहा, डिस्पोजेबल चॉपस्टिक से नरम पिजन मीट उठाते हुए। सोचो, हम कई महीनों से वहां गए ही नहीं। हाँ, आज मुझे देखकर ऑर्डर लेने वाली एल्डेस्ट सिस्टर पूछ रही थी कि तुम मेरे साथ खाने क्यों नहीं आई। वही बिग सिस्टर जो ग्राहकों से बातें करना पसंद करती है, जोयू ने हंसते हुए कहा। हाँ, लिनफे ने सिर हिलाया। वह सच में काफी फनी है, जोयू ने कहा, और फिर पूरे मन से पिजन सूप पर टूट पड़ी। इतने सालों की पहचान में जोयो की एपेटाइट कितनी है, ये लिनफे से बेहतर कौन जान सकता था। उसने दाहिना हाथ बढ़ाया। अचानक उसके हाथ में एक प्लेट प्रकट हुई। प्लेट में दो बड़े बंस थे, एक मीट वाला, एक वेजिटेबल्स वाला। ठक, लिनफे ने प्लेट जोयो के सामने रख दी। ये बंस मीट और वेजिटेबल्स के हैं। अगर फिर भी कम पड़े तो मेरे पास और भी हैं। जोयू ने उसकी ओर देखा, सीधे उसकी आंखों में। लिनफे को थोड़ा असहज महसूस हुआ। ऐसे क्यों, उलझन में पूछा। जोई हल्की हंसी हंसी एक बड़ा बन उठाया और कौर भरते हुए बोली, तुम खाना अपने साथ रख सकते हो और खराब होने की चिंता भी नहीं। ऐसी कन्वीनियंट एबिलिटी के लिए मैं सच में तुमसे जलती हूं। लिनफे, जल्दी करो और मुझे बचाओ। सामने वाला जंगलर मुझे पकड़ने आ रहा है। जोयू ने घबराहट में चिल्लाते हुए अपने गेम कैरेक्टर को नियंत्रित किया। मेरी तरफ भागो। लिनफे ने अपने कैरेक्टर को जोयू की ओर बढ़ाते हुए कहा। जल्दी से मुझे ब्लड ऐड करो। जोयू ने घबराकर कहा। ठीक है, घबराओ मत, अभी ऐड करता हूं, ने जवाब दिया। अगले ही पल घास में छिपे लिनफे और पर चार विरोधी एक साथ टूट पड़े। कुछ ही सेकंड्स में दोनों पूरी तरह से क्रश हो गए। इसके बाद एनिमी टीम ने सीधा जनरल ऑफेंसिव शुरू कर दिया। लिनफे और जोयू के कैरेक्टर्स अभी रिजरेक्ट भी नहीं हुए थे कि उनका बेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कि स्क्रीन पर डिफीट अक्षर उभरे, उन्हें एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में साफ असंतोष छलक रहा था। वे तीन पासर बाय प्लेयर्स बेहद खराब बून, जोयू ने गुस्से में कहा। जब हम रेजरेक्ट नहीं हुए थे तब उन्हें डिफेंसिव टावर के नीचे छिपकर बेस गार्ड करना चाहिए था, लेकिन वे जबरदस्ती बाहर निकलकर सामने वालों से भिड़ने चले गए। हारना तो तय ही था। बिल्कुल, लिनफे ने सहमति में सिर हिलाया।
खासतौर पर मिड लेन वाला मेज पता नहीं क्या कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चेतना आसमान में भटक रही हो। अगर वह शाओरू के आधे लेवल का भी होता तो हम ये मैच नहीं हारते। दोनों अभी अभी हारे हुए गेम पर चर्चा कर ही रहे थे कि किजोयो का मोबाइल फोन बज उठा। ट्रिन, हेलो सिस्टर वांग। जोयू ने कॉल उठाया। शाओयुए, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया है? फोन के दूसरी ओर से वांगलान की आवाज आई। जोयू ने लिन फेई की ओर देखा। वह भी उसकी तरफ देख रहा था। हाँ, वह मेरे ऑफिस में ही है, उसने जवाब दिया। बहुत अच्छा, जल्दी से उसे लेकर कल्टीवेटर वेन्यू में आओ। वे लोग फिर से ट्रबल करने पहुंच गए हैं, वांगलान ने कहा। ठीक है सिस्टर वांग, मैं अभी उसे लेकर आती हूं, जोयो ने कहा और कॉल काट दी। लिनफेई ने पूछा। हाँ, जोयो ने फोन रखते हुए कहा। जनरल मैनेजर का कॉल था, स्टेडियम किकर्स आ चुके हैं। लिनफेई ने भी अपना फोन रखा और खड़ा हो गया। चलते समय उसने पूछा, तुम कंपनी में सीधे अपनी जनरल मैनेजर को बॉयफ्रेंड कहकर बुलाती हो, ये ठीक है? कोई और रास्ता नहीं था, जोयो ने हल्की हंसी के साथ कहा। चलो। इसके बाद लिनफे और जोयो ऑफिस से बाहर निकले और तेज कदमों से वाइटैलिटी जिम के कल्टीवेटर वेन्यू की ओर बढ़ गए। एथलेटिक्स स्टेडियम के भीतर इंस्टीट्यूट ऑफ सायोनिक एनर्जी द्वारा विकसित स्पेशल सीमेंट से बना एक छोटा स्क्वायर हाल ही में तैयार किया गया था। सिर्फ 10 मिनट्स के भीतर ही जो रिंग के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, उसकी सतह पर हजारों गड्ढे बन चुके थे। हर जगह फुटप्रिंट्स और एबिलिटीज के टकराव से बनी दरारें साफ दिख रही थीं। रिंग पर दो जूनियर कल्टीवेटर्स भीषण लड़ाई में उलझे हुए थे। एक था 40 से ऊपर का मस्कुलर आदमी जिसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं। दूसरा था गहरे रंग का, संतुलित शरीर वाला, अच्छी फेशियल फीचर्स के साथ, लगभग 37 या 38 साल का। दोनों की स्ट्रेंथ लगभग बराबर थी। वार और पलटवार लगातार हो रहे थे। मुकाबला देखने में रोमांचक था। ऑडियंस में मौजूद ज्यादातर लोग ये नहीं सोच रहे थे कि कौन जीतेगा। वे बस यही मान रहे थे कि ये दोनों काफी शक्तिशाली हैं। असल में जीत हार की परवाह सिर्फ दो पक्षों को थी, वाइटैलिटी जिम और चाओयांग जिम। अमन जिनशुन ने अपने पास खड़े सूट पहने व्यक्ति से पूछा, जो आदमी च्यू से लड़ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है? मास्टर, सूट वाले आदमी ने कहा, समय बहुत कम था। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि वह अंचेंग से बुलाया गया हेल्पर है। उसका नाम येनपिंग है। अंचेंग? जिनशन ने हंसते हुए कहा। इतनी दूर से हेल्पर बुलाना पड़ा, इससे साफ है कि वाइटैलिटी जिम की हालत क्या है। अगर उनका हेल्पर बस इसी लेवल का है तो आज के बाद उनका कल्टीवेटर वेन्यू बंद ही समझो। उसकी आंखों में जीत का पूरा भरोसा झलक रहा था। सूट वाला आदमी सहमति में सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था टीचू उनकी तरफ से इकलौता नहीं था। बूम! टीचू के दाहिने हाथ से ओरा तेजी से फूट पड़ी। उसकी मुट्ठी से निकला साइक्लोन सीधे यानपिंग की ओर लपका। उस साइक्लोन की ताकत बेहद जबरदस्त थी। यानपिंग को सीधा जमीन पर पटक दिया गया। ओह नहीं! वाइटैलिटी जिम के स्टाफ ये देखकर सिहर उठे। टाइचू ने जरा भी रुकने का इरादा नहीं किया। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और हाईवे पर दौड़ती स्पोर्ट्स कार की तरह यानपिंग की ओर झपट पड़ा। सावधान! स्टाफ चीख पड़े। यानपिंग ने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए। साइकिक एनर्जी चमकी और उसने कंक्रीट फ्लोर का एक बड़ा टुकड़ा उखाड़कर टाइचू की ओर फेंक दिया। टाइचू ने बचने की कोशिश तक नहीं की। साइक्लोन उसके पूरे शरीर में फैल गया, उसे पूरी तरह लपेटते हुए। बूम! लगभग 3 स्क्वायर मीटर का सीमेंट का टुकड़ा उसके इंपैक्ट से चूर चूर हो गया। अगले ही पल टीचू यान पिंग के सामने पहुंच चुका था और उसने सीधा सिर से टक्कर मार दी। बूम! यानपिंग ने पहले से ही साइकिक एनर्जी से पूरे शरीर पर डिफेंस बना लिया था। फिर भी उस हेडबट से वह बुरी तरह घायल हो गया। उसके मुंह से खून निकल आया। चीचू ने जमीन पर पड़े यानपिंग को देखा, जो अब उठ नहीं पा रहा था। उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा कमजोर पड़े। वापस जाकर अच्छी तरह कल्टीवेशन करना, सब ठीक हो जाएगा। वाह! वह आदमी कितना ताकतवर है। स्पोर्ट्सवेयर पहनी एक लड़की ने अपने साथी से कहा। अभी वाला इम्पैक्ट सच में डरावना था। तीसरे स्टेज के अर्ली लेवल कल्टीवेटर्स वाकई खतरनाक होते हैं, उसके साथी ने कहा। अब मैं भी मेहनत से कल्टीवेशन करूंगा, कभी कभी ऐसी ताकत जरूर हासिल करूंगा। तो फिर चाओयांग जिम में जाकर साइन अप कर लो, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। सुना है वहां का एस्थेटिक इंस्ट्रक्टर काफी अच्छा है। ऑडियंस में बैठे वाइटैलिटी जिम के लोग ये सब सुनकर भीतर ही भीतर तिलमिला उठे।
जनरल मैनेजर वांग लैन ने चिंता भरी नजर से डॉक्टर को घायल यानपिंग का इलाज करते हुए देखा। कुछ देर बाद सेक्रेटरी पास आई और धीमी आवाज में रिपोर्ट दी। मिस्टर वांग, यानपिंग को कोई गंभीर चोट नहीं है। 2 दिन आराम करने से वह रिकवर हो जाएगा। ठीक है, वांगलन ने शांत स्वर में कहा। उनसे कहो कि यानपिंग की अच्छी तरह देखभाल करें। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया, फिर झिझकते हुए पूछा, मिस्टर वांग, अब आगे क्या करेंगे? हमारे पास चाओयांग जिम के इन लोगों से निपटने वाला कोई नहीं है। चिंता मत करो, वांगलन ने ठंडे स्वर में कहा। मेरे पास अरेंजमेंट है। उसी समय जिनशुन के इशारे को समझते हुए थाइचो रिंग के बीच खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, हे, वाइटैलिटी जिम में कोई है भी या नहीं? मैं तो अभी सिर्फ वार्म अप कर रहा हूं। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बस इतनी ही है तो ये कल्टिवेटर वेन्यू बंद ही कर देना चाहिए। वाइटैलिटी जिम के लोगों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कमीना, कई लोगों के दांत भिंच गए। और तभी प्रैक्टिशनर्स, स्टेडियम के एंट्रेंस पर एक पुरुष और एक स्त्री की 2 आकृतियां अंदर दाखिल हुई।